नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 4 के बारे में। ये हमारा चौथा वीडियो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी आप देखें। और एक सीरीज की तरफ अगर आप इसे देखते हैं तो ये काफी बेहतर समझ में आने वाला है आपको। और ये काफी इजी और सिंपल लैंग्वेज में हम इसे बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो के बारे में यानी लास्ट वीडियो में हमने जो बात किया था भारतीय आंदोलन पार्ट 3 के बारे में, उसमें हमने क्या क्या देखा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, उसमें कांग्रेस की स्थापना का देखा था कि कांग्रेस की स्थापना जो है किन के कारणों से हुई या क्या रीजन रहा जो कांग्रेस की स्थापना की गई या आईएनसी की स्थापना की गई। इसके पीछे क्या उनका उद्देश्य था अंग्रेजों का, या हम कहें जो इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम, उनका क्या उद्देश्य था। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस से संबंधित कुछ विशेष टिप्पणियां अलग अलग लोगों के द्वारा क्या कहा गया है ना। यानी आईएनसी के बारे में अगर हम कहें तो कुछ टिप्पणियों के बारे में हमने देखा, कुछ टिप्पणियों के बारे में हमने देखा कि कौन लोग क्या इसके ऊपर टिप्पणी किए थे। इसके बाद हमने उस वीडियो में देखा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था, यानी प्रथम चरण का मतलब है यहाँ पे 1885 से लेकर के 1905 तक जो प्रथम चरण यानी कि जो नरमवादी या कह सकते हैं कि उदारवादी चरण था, उदारवादी चरण के बारे में हमने पढ़ा। यानी नरम दल के जो नेतृत्व में काम हो रहा था, इसके बारे में हमने देखा। इसके साथ साथ हमने देखा उस वीडियो में लास्ट वाले में क्या, द्वितीय द्वितीय चरण किसका, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और ये जो चरण था ये कब से कब तक रहा, तो ये 1905 से लेकर के 1919 तक रहा। यानी द्वितीय चरण किसका था, तो ये उग्रवादी यानी कि गरम दल का, गरम दल की ये जो उग्रवादी चरण था ये, ठीक है, यानी गरम दल का ये था। तो इसमें हमने देखा कि उग्रवादी चरण क्यों जन्म लिया, यानी कि इसका क्या कारण था कि इसको जन्म लेना पड़ा या ये अस्तित्व में आया। तो तमाम इस टॉपिक पे हमने बात कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है, ये लास्ट वीडियोस को 3 वीडियोस जो हैं हमने बनाया, अगर इसमें नहीं आपने नहीं देखा है तो जरूर उसे देखें। और आई होप आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का जो होगा पार्ट 4 बात करेंगे। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, एक बार हम नजर मारते हैं कि सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे बंगाल विभाजन कब हुआ। तो सबको पता है, इस सर्वविदित है कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे बंगाल विभाजन के बाद जो बहुत सारी गतिविधियां हुई, क्या हलचल हुआ पूरे देश में, जो आंदोलनकारी थे या उग्रवादी हो या उदारवादी हो, इन आंदोलनकारियों के पर क्या प्रभाव पड़ा और ये किस तरह की गतिविधियां इन्होंने ऑर्गेनाइज की या कैसे कैसे कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। उसी बीच क्या होता है, 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। इसके बारे में हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किन कारणों से हुई और इसके पीछे क्या उद्देश्य था, अंग्रेजों की क्या मंशा थी, इसमें भी हम ये देखने वाले हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसमें क्या क्या हुआ। यानी 1906 में जो कांग्रेस का यानी कि आईएनसी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम फिर एक बार और दोहराएंगे इस चीज को कि इसमें क्या क्या हुआ या क्या ऐसी बातें हुई या कौन से ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसके बाद हम देखने वाले हैं कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन क्यों कुछ खास है इतिहास में, या हम कहें राष्ट्रीय आंदोलन के मायने में ये क्यों खास है, इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश के द्वारा जो दिल्ली दरबार किया गया था, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा या जो सरकार है उसके द्वारा दिल्ली दरबार लगाया गया। और ये दिल्ली दरबार 3 बार लगाया गया था ब्रिटिश शासनकाल में। प्रथम बार हम देखेंगे 1877 में लगाया गया, किन कारणों से या क्या था ऐसा कि दिल्ली दरबार लगाना पड़ा इन्हें। फिर हम देखेंगे दिल्ली द्वितीय दरबार जो कि 1903 में लगाया गया। और तीसरा हम देखने वाले हैं तृतीय दरबार 1911 में। तो इन तीनों दरबार के जो इफेक्ट है या जो प्रभाव पड़े लोगों पर या जो जनता पर या हम कहें आंदोलनकारियों पर, क्या प्रभाव पड़ा ये दरबार का और किस लिए ये दरबार लगाए गए थे, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले एक जरूरी जो बात है वो हम करते हैं आपसे कि सबसे पहले तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें
और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। ठीक है, आइए हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या कौन सा था? बंगाल का विभाजन। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बंगाल विभाजन के बारे में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो वहां का उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? जो गवर्नर जनरल था जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार में, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का? तो यहाँ पे ये कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय क्या थे? बंगाल विभाजन का सबसे प्रमुख कह सकते हैं कि हेड थे, या इन्हीं के कारणों से ये बंगाल विभाजन या इनके नेतृत्व में किया गया। इनका जो शासन काल था, पूछा जाता है कभी कभी कि लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल था यानी गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? तो ये गवर्नर जनरल जो है 1899 से लेकर के 1905 तक ये बंगाल के यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के जनरल गवर्नर जनरल थे। फिर बात करते हैं कि बंगाल विभाजन में आखिर हुआ क्या। चलो, बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905 में हुआ। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। और इनका शासन कब से कब तक था, इनका कार्यकाल क्या था? तो 1899 से लेकर के 1905 का इनका शासन रहा। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहली चीज की जो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का जो कारण बताया वो क्या था। तो जो कारण था, इन्होंने अंग्रेजी प्रशासन ने जो कहा वो ये कह करके पल्ला झाड़ लिया कि जो प्रशासनिक कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक असुविधा बताया, यानी कि प्रशासन जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, प्रशासनिक असुविधा कारण बताया अंग्रेजों ने। क्या? असुविधा, यानी जो चीजें भी हैं वो, या कह सकते हैं कि जो सुविधाएं हैं या जो प्रशासन के द्वारा किए जा रही एक्टिविटी है या जो कार्य है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहकर इन्होंने क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य कुछ और था, हम बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहली चीज और इसमें हम देख लेते हैं कि बंगाल जब विभाजन हुआ तो इसमें क्या क्या था, यानी बंगाल विभाजन में क्या था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ रहे थे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में पहले तो बंगाल ही था, बंगाल के बाद इसमें बिहार इंक्लूड था, और बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी इसमें क्या था? शामिल था। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में ये तीन प्रांत शामिल थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और जो अंग्रेजी साम्राज्य थी, ब्रिटिश साम्राज्य थी, ये कारण क्या बताई? प्रशासनिक असुविधा हो रही है, इसलिए हम बंगाल विभाजन करेंगे। इसका वास्तविक कारण क्या था? बंगाल विभाजन करने का जो इनका वास्तविक कारण था या जो रीजन था, यानी कि अंग्रेजों का जो उद्देश्य था, उसके पीछे क्या लॉजिक था? तो सबसे पहले जो कारण था इसका, बात करते हैं कारण क्या था इसमें, अंग्रेजों ने इसको बंगाल का विभाजन क्यों किया। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे इनको फूट डालना था, यानी जो राष्ट्रीय चेतना थी, यानी देश के लिए जो लोग जग रहे थे या उठ रहे थे, हम कह सकते हैं आंदोलनों में बड़ी संख्या में भाग ले रहे थे, इस चेतना को इनका उद्देश्य था कि हम इसको नष्ट कर दें। राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना इनका पहला उद्देश्य था। इनका ब्रिटिश साम्राज्य का। इसके साथ साथ अगर हम कहें, यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो ये धर्म के आधार पर कर दिया गया। धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया गया, जिससे साफ दिखता है कि इनका जो अभिप्राय था बंगाल विभाजन का, वो ना कि प्रशासनिक असुविधा को देख करके हुआ, बल्कि यहाँ पे क्या था? ये बांटना चाहते थे, हिंदू और मुस्लिम करके इन्होंने वहां पे बांट दिया। और बांटा तो कैसे किया? यहाँ पे जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में जो है इन्होंने क्या कर दिया? हिंदू बहुल क्षेत्र बना दिया, यानी हिंदू जो पश्चिमी बंगाल में ज्यादा हिंदू थे तो इसको बांट दिया कि हिंदू एक साइड हो जाएंगे। हिंदू बहुल क्षेत्र था ये। ठीक है, और पूर्वी बंगाल कैसा था? तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। यानी मुस्लिम धर्म के लोगों की यहाँ पूर्वी बंगाल में क्या थी? संख्या ज्यादा थी, जबकि
पश्चिम बंगाल में हिंदू के लोगों की यानी हिंदू लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी। सबसे पहली चीज अगर इसमें हम देखें, कर्जन चाहता क्या था आखिर? तो कर्जन जो है यानी लॉर्ड कर्जन, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था, कर्जन ये चाहता था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है भारत की, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रही थी, धीरे धीरे तेजी पकड़ रही थी, या हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी, ये राष्ट्रव्यापी होता जा रहा था धीरे धीरे। राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करना, इनका मकसद था कमजोर करना था, कि लोगों को हम जब बांटेंगे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है थोड़ा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका एक और था कि मुस्लिम संप्रदाय की जो संप्रदायवाद जो है, यानी कि अगर कहें कि मुस्लिमों को भड़का करके इस नहीं जो है आप बट जाओ या हम ऐसे कर लो, नहीं तो ये हिंदू जो है अगर हमारे जाने के बाद तुम्हें क्या करेंगे, दबाएंगे, या तुमसे ज्यादा तुम्हें गुलाम बना करके रखेंगे। इस तरह से मुस्लिमों को इन्होंने भड़काया, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम संप्रदायवाद था, संप्रदायवाद, मुस्लिम संप्रदायवाद को क्या किया इन्होंने, बढ़ावा दिया, बढ़ावा किया। यानी कर्जन का जो मुख्य उद्देश्य था, ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो मुख्य उद्देश्य था, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा देना था। इस तरह से ये क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। आगे बात करते हैं इसमें, 20 जुलाई 1905 को, ध्यान दीजिएगा, काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो कब की गई। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा हुई कि नहीं, हम बंगाल को डिवाइड करेंगे। और बंगाल को डिवाइड करने के लिए पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कि हम बात कर रहे थे कि बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन शामिल था, तो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। तो इसमें इन्होंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी यहाँ सबसे पहले क्या हुआ, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई, और इसके बाद 7 अगस्त 1905 को बंगाल के ही यानी कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ता थे या जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने क्या किया, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ आंदोलनकारियों के द्वारा, तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की इन्होंने घोषणा कर दिया। जब इन्होंने घोषणा किया नहीं बंगाल का विभाजन होगा, तो हमारे आंदोलनकारियों ने क्या किया, टाउन हॉल में बैठ करके मीटिंग बुलाई और इसके विरोध में, विभाजन के विरोध में क्या किया, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की, यानी कि हम अब स्वदेशी अपनाएंगे। इसके साथ साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का भी क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के क्या हुआ कि जब 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई कर्जन के द्वारा, तो आंदोलनकारियों के द्वारा, जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे हमारे, ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करते हैं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित कर लेते हैं कि हम अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और जितना हो ज्यादा से ज्यादा हो सके हम अपना स्वदेशी जो है यूज करेंगे या स्वदेशी का प्रयोग करेंगे अपने जीवन में। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 16 अक्टूबर 1905 को
जो है बंगाल, अगर हम कहें बंगाल जो है वो दो भागों में बट गया। इसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो बंगाल विभाजन की घोषणा है वो कब हुई, तो वो हुई थी 20 जुलाई 1905 को। और फाइनली बंगाल विभाजन हुआ कब, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कब अलग अलग हो गए, तो ये ध्यान रखिएगा। वो डेट कौन सी थी, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे थे। तो पूर्वी बंगाल और असम को मिला करके, यानी जो बंगाल का डिवाइड हुआ था उसमें पूर्वी बंगाल और असम का कुछ पार्ट मिला करके, ठीक है, असम का, यानी असम को मिला करके क्या बना दिया गया, तो असम को मिलाया गया, ठीक है, एक प्रांत बनाया गया। और असम में कौन कौन से शामिल थे, असम के क्षेत्र में ही आते थे चटगांव और ढाका। ध्यान दीजिएगा, चटगांव और जो ढाका का क्षेत्र है, चटगांव और ढाका, ये किसमें आया, ये सब ये आए किसमें, पूर्वी बंगाल में। अगर हम बात करें वहीं पश्चिमी बंगाल में, तो इसमें कौन कौन आ गया, तो ये पश्चिमी बंगाल तो था ही, इसके साथ बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है ये इसमें ऐड कर दिया गया। यानी ये ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पूर्वी बंगाल में असम, चटगांव और ढाका का क्षेत्र मिलाया गया। इसके साथ साथ पश्चिमी बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल तो था ही, बिहार और उड़ीसा को क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया। यानी 16 अक्टूबर 1905 में ये बंगाल विभाजन हो गया। तो 16 अक्टूबर ही 1905 को, ध्यान दीजिएगा, जब विभाजन हो गया, 16 अक्टूबर 1905 को हमारी जो कह सकते हैं कि जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने इस दिन को क्या दिया, कौन सा दिन दिया, तो इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है बंगाल विभाजन का। अगर क्वेश्चन आता है बंगाल विभाजन का शोक दिवस किस दिन मनाया गया, तो यहाँ भी डेट याद रखिएगा, जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था, यानी 16 अक्टूबर 1905 में शोक दिवस मनाया गया। और शोक दिवस में मनाने में क्या क्या किया गया, तो लोगों ने उपवास रखा लोगों ने। इसके साथ साथ वंदे मातरम गीत गाया, वंदे मातरम, और जो भी देशभक्ति गीत थी या देशभक्ति गीत थी जो, ये सब गाए गए, ठीक है। जुलूस निकाला गया, उसमें देशभक्ति गीत गाया गया। और एक दूसरे को लोगों ने क्या किया, अपना, कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने तो ये सोचा था कि हम बंगाल विभाजन करके लोगों को दो टुकड़ों में बांट देंगे, लेकिन लोगों के मन में क्या था, दृढ़ प्रतिज्ञा थी, अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए या कहें स्वशासन के लिए एक निश्चित इन्होंने फिक्स कर लिया था। तो एक दूसरों को इन्होंने क्या किया, उल्टा दिखाने के लिए एक दूसरों को इन्होंने राखी बांधी कि हम सब भाई भाई हैं, हम अलग होने वाले नहीं हैं। आप क्षेत्र बांट दोगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम एक साथ हैं, एक साथ जुलूस निकालेंगे, एक साथ मिलकर के तुमसे लड़ेंगे, है ना। इन्होंने ये ऐसा साइन दिया, या ऐसा इन्होंने कह सकते हैं कि बता दिया अंग्रेजों को कि तुम्हारे क्षेत्र बांटने से हम नहीं बटने वाले हैं, तुम क्षेत्र बांट दो, बंगाल का विभाजन का दो टुकड़ा बंगाल का कर दो, या तुम चार टुकड़े करो, लेकिन हम एक हैं तो हम एक हैं, ठीक है। तो ये सारा था बंगाल विभाजन का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, क्या होगा, बंगाल विभाजन के बाद होने वाली जो है गतिविधियां, क्या क्या गतिविधियां हुई जब बंगाल विभाजन हो गया, तो क्या क्या आंदोलनकारियों के द्वारा क्या किया गया, या हम कहें यहाँ पे जो है अंग्रेजों के द्वारा क्या चालें चली गई, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहली चीज, गतिविधियां, या जो कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या चीजें आई यहाँ पे, तो हम बात करेंगे। हमने ऊपर भी बात किया कि इन्होंने क्या फिक्स किया था कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे।
तो इसमें जो ये कार्य करने का जो प्रचार प्रसार था ये किसको दिया गया? अगर हम यहाँ कहें स्वदेशी आंदोलन व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का जो प्रचार प्रसार किसके जिम्मे लगाया गया या कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें शामिल थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनके साथ थे लाला लाजपत राय, और चिदम्बरम पिल्ले, पी आनंद चार्लू, ठीक है, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा, ये सभी क्या थे? इन्होंने क्या किया? इसका नेतृत्व किया या कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार किया पूरे देश में, यानी देशव्यापी आंदोलन बनाने के लिए, स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए इन ये सभी लोग मिलकर के, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले, पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा, ये सभी ने मिलकर के क्या किया? स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जो है एक अंग्रेज अधिकारी जिसका क्या नाम था? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, सिरोल के द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक को एक स्टेटमेंट दिया गया। वो क्या स्टेटमेंट था? कि भारतीय, ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय अशांति के जनक किनको कहा जाता है? भारतीय अशांति के जनक का टैग दे दिया किसे? बाल गंगाधर तिलक को। किसने दिया? तो वैलेंटाइन सिरोल, जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी थे या ब्रिटिश हुकूमत के गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या नाम दे दिया? भारतीय अशांति के जनक। कई बार ये क्वेश्चन में आ चुके हैं, क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय शांति के जनक किनको कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय शांति के जनक का जो उपनाम है ये बाल गंगाधर तिलक का ही है। और किसने दिया था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो बहिष्कार थे, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन का या कह सकते हैं कि विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार था ये इतने तक ही सीमित नहीं रहा। यानी जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जो किया जा रहा था, इसके साथ साथ अगर हम कहें वस्त्रों का जो तो बहिष्कार किया ही जा रहा था, इसके साथ साथ स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों, इन सबका बहिष्कार किया जाने लगा, ठीक है। इन सबका क्या किया जाने लगा? बहिष्कार किया जाने लगा, ठीक है। इसी के साथ आगे एक और बात करें, इसी आंदोलन में या इसी समय, यानी कि जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो टैगोर ने एक गीत लिखा और गीत का नाम था आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला करके इन्होंने क्या लिखा? एक गीत लिखा, जो कि जो सड़कों पर जो लोग जुलूस निकाल रहे थे, ये अमार सोनार बांग्ला
गीत गाते हुए जुलूस निकालते थे। और यही आगे चल करके अमार सोनार बांग्ला आगे चल करके 1971 में क्या बन जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, ये ध्यान रखना है कि टैगोर ने 1905 के बाद ही ये गीत लिखा, यानी ये गीत बनाया, है ना, अमार सोनार बांग्ला। जो कि लोग जुलूस जब निकाल रहे थे तो रोड पे जो जुलूस निकालते थे उस समय ये अमार सोनार बांग्ला गाते थे। और यही अमार सोनार बांग्ला जो गीत है आगे चलकर यानी कब 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो ये जो आंदोलन हुआ इसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं का जो नेतृत्व है या कह सकते हैं कि जो हिस्सेदारी है महिलाओं की, जो इसके बाद महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। किसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया? इसमें भी तो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का भी वर्चस्व अब दिखने लग गया था। क्योंकि पहले जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, कुछ ही लोगों तक ये बात पहुंच रही थी, लेकिन जब इन्होंने बाल गंगाधर तिलक, चिदम्बरम पिल्ले या हम कहें सैयद हैदर रजा, ये सभी लोगों ने मिलकर के जब स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्त्रों का या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का जो प्रचार प्रसार किया, इससे जन जन तक ये बात पहुंच गई कि नहीं अब हमें आजादी लेकर के रहनी है। और आदमी के साथ साथ आदमी तो जुड़े ही थे इस आंदोलन से। इसके बाद क्या हुआ, महिलाएं भी धीरे धीरे इस आंदोलन में जुड़ने लगी और इनका एक बड़ा सा हुजूम जो है जब रोड पर निकलता था, जब जुलूस निकलता था तो अंग्रेजों के हाथ पांव फूल जाते थे। आइए बात करते हैं इसके बाद अंग्रेजों ने क्या चाल चला। तो एक नई इन्होंने रणनीति बनाई, अंग्रेजों ने एक नई रणनीति बनाई इस आंदोलन को थोड़ा और शांत करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना करवाने की सोची। यानी मुस्लिम लीग की, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग की स्थापना। ये देखिए जितने भी ये बंगाल विभाजन था या हम ये कहें कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी, ये अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी कि हम इस आंदोलन को दबा दें, किसी भी तरह से इन आंदोलनों को क्या करें, हम शांत करा दें। लेकिन जो अब एक शुरू हो गया था, एक कह सकते हैं कि एक जो बवंडर चल निकला था, ये अब शांत होने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। तो इन्हीं चीजों को हम देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका नेतृत्व था, अगर हम इसके पीछे देखें 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो यहाँ पे आगा खां और ढाका के नवाब, ढाका के नवाब कौन थे, तो सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और इनके साथ साथ मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में। सबसे पहली चीज यहाँ पे इसके पीछे क्या रीजन था, या हम ये कहें कि जो अंग्रेज थे या जो ब्रिटिश राज्य था, साम्राज्य था, इसके पीछे क्या था। तो इसका सबसे मेन फंडा क्या था अंग्रेजों का, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। इस टैगलाइन के साथ या इस मोटिव के साथ इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। ठीक है,
अब एक चीज और इसमें अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए जो है ये आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ये जो 30 दिसंबर 1906 में हुआ, तो इसके पीछे भी एक रीजन था कि इनको अंग्रेजों के द्वारा कुछ पद, कुछ इस तरह के लालच दिए गए या ऐसे दिखाया गया कि नहीं, हम आगे तुम्हारा भविष्य जो है काफी संवार देंगे अगर आप हमारे साथ मिलते हो या हमारे कहे अनुसार आप अगर काम करते हो तो। इसमें अगर ये भी देखा गया कि ये जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे या जो पक्षधर थे, इन्होंने जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो इसमें इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, यानी ना ही कुछ विरोध किया या ना ही सामने आए, तो इसकी कह सकते हैं कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने बंगाल विभाजन का क्या किया, समर्थन किया था। मुस्लिम लीग के जो पक्षधर थे ये बंगाल विभाजन का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, कुछ नहीं बोला। अगर यहाँ पे हम एक चीज और बात कर लेते हैं कि इनके नेतृत्व में तो चलो आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में इन तीनों ने, चारों ने मिल करके क्या किया, बंगाल का सॉरी मुस्लिम लीग की स्थापना की। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष हैं, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, आगा खान। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो आगा खां थे। और अगर संस्थापक में नाम आता है, पूछता है कि संस्थापक कौन था मुस्लिम लीग का, तो वही कौन, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, ये याद रखना है। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, आगा खां थे, और संस्थापक कौन थे, तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। आइए आगे बात करते हैं हम। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, कांग्रेस का, यानी आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, यहाँ पे क्या घटनाएं हुई या ऐसा कुछ क्या खास है जो इतिहास के लिए या हम कहें राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काफी जरूरी है। तो ये कलकत्ता वाला अधिवेशन कब हुआ था, 1906 में हुआ था, यानी कुछ ही समय बाद, यानी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है, और आईएनसी यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कह सकते हैं अधिवेशन हर साल बुलाया जाता था, इसका अधिवेशन भी संपन्न कराया गया 1906 में। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने पीछे वाले वीडियो में बात कर लिया है कुछ मुख्य मुख्य जो अधिवेशन है उनके स्थान, उनके समय और उनके अध्यक्ष के बारे में। एक बार यहाँ जान लेते हैं कि आईएनसी कलकत्ता का जो अधिवेशन था 1906 में हुआ, और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो ये हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ये हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, क्या क्या कुछ खास है। तो यहाँ पे गर्म दल और नरम दल में विवाद हो गया था। किस लिए, तो अध्यक्ष पद को लेकर के। गर्म दल और नरम दल में क्या हुआ, विवाद हुआ। किस कारण हुआ, तो अध्यक्ष पद को लेकर के कि अध्यक्ष कौन रहेगा इस सेशन में। ठीक है, लेकिन अंत में क्या हुआ, मामला सलटाया गया, मामला कैसे भी समझा बुझा करके शांत कराया गया, और अध्यक्ष किसे बनाया गया, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इसी सेशन में या अधिवेशन में हम कहें तो ये गर्म दल था, 4 प्रस्ताव पारित करवाया। 4 प्रस्ताव इन्होंने क्या करवाया, पारित करवाया। वो प्रस्ताव कौन कौन से थे, तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का जो प्रस्ताव था, क्वेश्चन में आता है कई बार कि स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में, आईएनसी के किस अधिवेशन में पास हुआ था या पारित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा स्वदेशी आंदोलन जो है आईएनसी का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ये पास हुआ था, यानी कि पारित हुआ था। दूसरा क्या था इनका प्रस्ताव, दूसरा था बहिष्कार आंदोलन, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, बहिष्कार आंदोलन। तीसरा क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा।
और चौथा इनका मोटिव क्या था, प्रस्ताव क्या था, स्वशासन। ठीक है, ये चार प्रस्ताव थे, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ये हो गया जो है 1906 का अधिवेशन। अगर हम बात करें कि जिसके जस्ट अगले साल जो नया अधिवेशन हुआ यानी नेक्स्ट अधिवेशन हुआ आईएनसी का, वो कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये 1907 में हुआ था। और यहाँ के जो अध्यक्ष थे, अब यहाँ पे देखिए बात 1906 से ही गर्म दल और नरम दल के बीच विवाद शुरू हो गया था अध्यक्ष पद को लेकर के। और ये भी यहाँ भी अध्यक्ष पद को लेकर के क्या हुआ, विवाद फिर शुरू हुआ। अध्यक्ष पद को लेकर के नरम दल और गर्म दल में क्या हो गया, लेकर विवाद शुरू हुआ कि कौन बनेगा। जो नरम दल थे वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष पद पे रखा जाए यानी अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जो गर्म दल थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए। लेकिन फाइनली अंततः अगर हम बात करें तो अध्यक्ष बना कौन, इस सेशन में भी जो नरम दल की जो अध्यक्ष बनाने की सोच रहे थे रास बिहारी बोस, है ना, रास बिहारी बोस को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया, जिसके कारण गर्म दल क्या हुआ, नाराज हो गया, है ना। और नाराज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे नरम दल और गर्म दल का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। लेकिन इसके साथ साथ कई कारण बनते हैं गर्म दल और नरम दल के बंटवारे का। कारण क्या है, अगर हम बात करें गर्म दल और नरम दल का जो बंटवारा हुआ यानी ये जो बट गए, इसका कारण क्या था, तो कई कारण थे। सबसे पहले तो यहाँ अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हुआ। गर्म दल चाहता था कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरम दल चाहता था कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाए। तो एक तो ये हो गया कारण, बंटवारे का कारण, कि अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद। लेकिन अंततः अगर हम कहें तो 1907 की जो सेशन सूरत में हुआ था आईएनसी का, वहां पे रास बिहारी बोस जी ने क्या किया था, अध्यक्षता की थी। दूसरा अगर हम कारण बात करें यहाँ पे, अगर एक कारण ये हो गया अध्यक्ष पद को लेकर विवाद, अगर दूसरा कारण देखें गर्म दल और नरम दल के बंटवारे में क्या कारण बना था, तो जो स्वदेशी वही और यहाँ पे हमने पीछे बात की है कि जो पीछे 1906 में जो प्रस्ताव पारित हुए थे स्वदेशी आंदोलन के और विदेशी बहिष्कार के, जो ये विदेशी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये गर्म दल चाहते थे कि ये पूरा देश में यानी देश व्यापी इसका आंदोलन शुरू किया जाए या इसका प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन जो नरम दल थे, जो अनुनय विनय करके भारत को आजादी दिलाना चाहते थे, नहीं, ये चाहते थे कि ये जो स्वदेशी आंदोलन और विदेशी बहिष्कार का जो प्रस्ताव है या ये जो कार्यक्रम है या ये कह सकते हैं कि जो आंदोलन है, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल के क्षेत्र में ही ये चलाना चाहते थे। लेकिन गर्म दल चाहता था कि नहीं, ये मुद्दा जो है या ये जो मैटर है या ये जो आंदोलन है, हम देशव्यापी यानी व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी चलाएंगे। ये दूसरा कारण बना था गर्म दल और नरम दल के विभाजन का। इसके बाद अगर हम बात करें, तीसरा जो कारण था 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स का जो स्वागत हुआ था, है ना, 1905 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे भारत में, प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत में आए थे तो इसका विरोध किया था किसने, गर्म दल ने। गर्म दल ने इसका विरोध किया जबकि नरम दल ने कुछ नहीं बोला। ये तीसरा कारण था कि नहीं, गर्म दल और नरम दल में ये बंटवारा हो गया। यानी तीन मेन कारण थे 1907 में जब आईएनसी सूरत यानी जब अधिवेशन हुआ, तो यहाँ पे तीन कारण बने गर्म दल और नरम दल का विभाजन को लेकर के। सबसे पहला अध्यक्ष पद को लेकर के झगड़ा हुआ यानी विवाद हुआ कि नहीं, लाला लाजपत राय बनेंगे गर्म दल के हिसाब से, नरम दल के हिसाब से कौन बनना चाहता था, रास बिहारी बोस। तो यहाँ बंटवारा हुआ और इसके कारण में क्या हुआ, अध्यक्ष पद का विवाद। दूसरा स्वदेशी आंदोलन और विदेशी आंदोलन जो है, विदेशी बहिष्कार आंदोलन जो है, गर्म दल चाहता था कि ये देशव्यापी हो। अगर हम यहाँ लिखें, ये चाहता था देशव्यापी हो यानी पूरे देश में ये आंदोलन चलाया जाए।
लेकिन जो नरम दल था ये सिर्फ चाहता था कि नहीं, इस आंदोलनों को सिर्फ और सिर्फ बंगाल के क्षेत्रों में ही चलने दिया जाए। तीसरा कारण था 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए थे भारत, तो यहाँ पे गरम दल ने इनका विरोध किया था, लेकिन नरम दल इसमें सहभागिता नहीं किया। तो ये तीन मुख्य कारण थे गरम दल और नरम दल के विभाजन को लेकर के। आगे हम बात करते हैं दिल्ली दरबार। आपने सुना होगा दिल्ली दरबार। तो जो दिल्ली दरबार है ये ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा एक कह सकते हैं कि पार्टी या उस तरह के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना था, या अपने बड़े अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को बुला करके खुश करने का एक ये था, क्या बोल सकते हैं सर, एक ओकेशन था, एक ये समय मानते थे। तो दरबार जो है, दिल्ली दरबार भारत में अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा 3 बार लगाया गया था। जो दरबार है ये 3 बार लगाया गया था। ठीक है, 3 बार लगाया गया। हम बात करते हैं सबसे पहले जो प्रथम दरबार था ये 1877 में लगा। जो दूसरी दरबार थी यानी दूसरा दिल्ली दरबार था ये 1903 में हुआ। और ये तीसरा जो दरबार दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया ये 1911 में हुआ। तो इन तीनों दरबार के बारे में हम पढ़ेंगे, किसके उपलक्ष्य में या क्या कारण रहा या किन कारणों से ये दिल्ली दरबार लगाया गया, इसको हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम दिल्ली दरबार। ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार कब लगाया गया? तो 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार जो है लगाया गया। इस समय यहाँ का जो ये किसका कार्यकाल चल रहा था? तो अगर हम बात करें कार्यकाल किसका था, यानी गवर्नर जनरल जो थे या वायसराय जो थे वो कौन थे यहाँ पे? तो यहाँ पे थे लॉर्ड लिटन। या ये कह सकते हैं कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार जो है, ये दिल्ली दरबार लगती कहाँ थी? तो दिल्ली में लगती थी। तो प्रथम दिल्ली दरबार जो है 1877 में लगाया गया। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन के दरबार में। यानी किस उपलक्ष्य में ये लगाया गया ये देख लेते हैं कि दिल्ली दरबार जो शुरू हुआ ये किसके उपलक्ष्य में, यानी क्या ऐसा था? तो इसी टाइम ध्यान दीजिएगा 1877 में ही इंग्लैंड की जो महारानी है, इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत का सामग्री सॉरी हाँ साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसके लिए यानी घोषित किया गया तो भाई पार्टी तो बनती थी। तो ये पार्टी मनाते थे एक बड़े स्तर पर, कह सकते हैं कि ये दिल्ली दरबार जो एक तरह से पार्टी था, एक या कह सकते हैं ओकेशन जैसा था। तो ये इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत का क्या बनाया गया? साम्राज्ञी घोषित किया गया। और महारानी विक्टोरिया को एक और उपाधि दी गई, क्या था? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद ये उपाधि दी गई महारानी विक्टोरिया को। तो ये दो मेन जो है कारण थे दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार होने लगने का, जो कि 1877 में लगा। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन के दरबार में। इसके बाद और बात करते हैं, इसी टाइम जो है दक्षिण भारत में जब ये प्रथम दिल्ली दरबार लग रहा था तो दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? लॉर्ड लिटन के द्वारा भारत का जो है कूट दौलत, या हम ये कहें बहुत बेशुमार धन की बर्बादी की गई, क्या करके? दिल्ली दरबार लगा कर। दिल्ली दरबार में बेशुमार खर्चा किया गया। एक तरह से हम अगर कहें कि जो गरम दल था इससे और जलता था, या कह सकते हैं कि
इन चीजों से और ज्यादा गुस्से में आता था, लोग आक्रोशित होते थे कि एक तरफ जो है भारत के अलग अलग भागों में अकाल पड़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं, लेकिन जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो अपने ही खुशी में, या हम कहें कि अपने ही मस्ती में मस्त थे। यानी लॉर्ड लिटन के द्वारा जो दिल्ली दरबार लगाया गया, जब यहाँ उस टाइम करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, इसके सिर्फ महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया, साम्राज्य घोषित किया गया और एक उपाधि दे दी गई केसरे हिंद की। उस समय ये एक बहुत बड़ी पार्टी की है, यानी बहुत बड़ा खर्चा हुआ। लेकिन उस समय क्या था, दक्षिण भारत में जो है भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, जिससे कि लोग मर रहे थे। इसलिए देश के लोगों में और गुस्सा उत्पन्न होना शुरू हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं द्वितीय दिल्ली दरबार के बारे में। द्वितीय दिल्ली दरबार हमने बात किया, ये कब लगा था, ये 1903 में शुरू हुआ था। कार्यकाल किसका था, तो हम यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। ध्यान रखिएगा, प्रथम जो दिल्ली दरबार थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। जो द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुई, ऑर्गेनाइज हुई, ये किसके कार्यकाल में हुई, तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। अब यहाँ क्या कुछ खास था, ये क्यों दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इंग्लैंड के जो सम्राट थे, इंग्लैंड के सम्राट कौन, तो एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम का क्या करना था, ताजपोशी की घोषणा करनी। ताजपोशी की घोषणा करनी थी। ठीक है, कुछ भी खास नहीं था, लेकिन इनका क्या था कि अपने बड़े अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को खुश करना होता था। जो गवर्नर होता था या जो लॉर्ड वायसराय होता था, तो दिल्ली दरबार जो है, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसलिए लगाया गया, तो इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। यानी एक तरह से हम कहें कि ब्रिटिश सरकार जो है क्या कर रही थी, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही थी, अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए भारत के बेशुमार धन को क्या कर रहे थे, ये धन को बर्बाद कर रहे थे, धन बर्बाद कर दिया। ठीक है, और ये जो धन, ये जो इसमें द्वितीय दिल्ली दरबार में जो पैसे बर्बाद हुए, ये पहले दिल्ली दरबार से कहीं ज्यादा धन बर्बाद किया गया इसमें। यानी पहले दिल्ली दरबार से कहीं ज्यादा खर्चा किया गया। ठीक है, लोगों में गुस्सा और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। इसी क्रम में अगर हम बात करें दिल्ली दरबार जो है, तीसरा दिल्ली दरबार के बारे में, यानी तृतीय दिल्ली दरबार तृतीय दिल्ली दरबार कब लगी, तो ये लगा था 1911 में। इससे थोड़ा सा कुछ खास जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इतिहास के ये पन्नों में तृतीय दरबार को जो है बार बार याद किया जाता है। क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं। 1911 में ये किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में ये तृतीय दिल्ली दरबार जो है शुरू किया गया था, लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में। ठीक है, ये किसके उपलक्ष्य में शुरू किया गया, तो इंग्लैंड के जो सम्राट थे इस टाइम, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम तथा इनकी महारानी, यानी जो इनकी वाइफ थी, है ना, तथा महारानी कौन, मैरी, के भारत आगमन पर ये पार्टी शुरू हुई थी।
कि ये भारत आए और दिल्ली दरबार शुरू कर दिया गया कि भारत आगमन पर। ठीक है, यानी फिजूल खर्ची हो रही थी और इधर लोग देश में त्राही त्राही कर रहे थे, अव्यवस्थाएं फैलती जा रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को क्या था, अपना ही ढूंढने में ये लगे हुए थे। इससे जुड़ा हुआ एक केस क्या आता है कि ये क्रांतिकारियों द्वारा एक जो क्रांतिकारी थे हमारे देश में, इनके द्वारा ये जो है खर्च न देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा प्रकट करना, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, तो जो है क्रांतिकारियों के द्वारा अगर हम कहें, क्रांतिकारियों के दिल्ली षड्यंत्र केस, ये प्रसिद्ध है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली षड्यंत्र केस जो है ये हुआ था 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को ये क्रांतिकारियों के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था। इस टाइम अगर हम बात करें क्या हुआ क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे, तो अभी हमने बात किया लॉर्ड हॉर्डिंग थे। वायसराय कौन थे, लॉर्ड हॉर्डिंग। जो ये जो थे लॉर्ड हॉर्डिंग, अपने परिवार के साथ जो है बड़े धूमधाम से इस आयोजन में, या ये कह सकते हैं कि दिल्ली दरबार तृतीय में शामिल होने जा रहे थे। और जैसे ही ये होर्डिंग जो है अपने परिवार के साथ चांदनी चौक के पास पहुंचे, दिल्ली में चांदनी चौक के पास जैसे ही पहुंचे, इन पर क्या कर दिया गया, बम फेंक दिया गया, बम फेंक दिया गया। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी और जो फेंकने वाला था उसका निशाना थोड़ा चूक गया, और ये जिस हाथी पे जा रहे थे उसके महावत को क्या हुआ, चोट लग गई, या उसका महावत घायल हुआ, साथ में ये भी घायल हुए थे, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई। जो बम फेंका गया था उनकी मृत्यु के उद्देश्य से फेंका गया था, यानी कि इनको मारने के लिए फेंका गया था। और यहाँ पे हॉर्डिंग क्या होते हैं, हॉर्डिंग जो है घायल हो जाते हैं, सिर्फ घायल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो बम फेंकने का जो क्रांतिकारी जुलूस था, इसमें कौन कौन शामिल थे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस केस में रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, ये दोनों जो थे वो नेतृत्व करता थे, यानी इनके नेतृत्व में, ठीक है, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के नेतृत्व में, अगर हम बात करें यहाँ पे के नेतृत्व में कौन कौन शामिल था भाई, तो यहाँ पे 4 लोग शामिल थे बम फेंकने में। बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद। ये 4 लोग शामिल थे, बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद। ये भीड़ में गए थे, या ये कह सकते हैं कि ये बम फेंकने गए थे। लेकिन नेतृत्व किसका था, माइंड किसका था, तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल का था। और इन्हीं केस में ये पकड़े गए, ये चारों जो है क्या हुए, पकड़े गए। और इसी केस में इनका मुकदमा चला, इन पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। और इसके इसी केस के कह सकते हैं तहत, इसी केस के तहत इन 4 वीर क्रांतिकारियों को, 4 महान क्रांतिकारियों को
क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी, फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इन वीर क्रांतिकारियों को हमें इसीलिए याद करना चाहिए इन्हें, या इनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए लोगों के द्वारा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ चंद लोगों का नाम लेकर के जान लेते हैं या सोच लेते हैं, नहीं, इन्होंने ही, कुछ चंद लोगों ने ही आजादी दिलवाई। नहीं भाई साहब, ये वीर, अनेक ऐसे वीर, ऐसी माताएं जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दी और इस जो है आंदोलनकारी आग की भट्टी में झोंक दिया। बहुत लोग इसमें अपनी जान गंवाए हैं। उन्हीं में से ये हैं बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद जी, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने के उसमें केस में इन पर मुकदमा चलाया गया और इसी मुकदमे के तहत, यानी इसी केस के तहत, इन 4 महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे हम जल्द ही एक नई वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।